अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में हम न्यू क्लासिकल एज तक पहुंच गए थे, जिसे न्यू क्लासिसिज्म भी कहते हैं। 1660 से 1798 तक जो चलती है, और इस एज को हमने 3 स्मॉल एजेस या एराज में डिवाइड किया था। रिस्टोरेशन एज, जिस पे हमने एक अलग वीडियो बना रखी है। अगस्टन एज है, जो हमारी पिछले वीडियो जिस पे बनी थी। और आज हम बात करेंगे एज ऑफ जॉनसन पे, जो कि 1745 या 50 से स्टार्ट होती है 1798 तक। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये एज भी न्यू क्लासिकल एज में शामिल है, या न्यू क्लासिज्म में आता है, क्लासिसिज्म में सॉरी, क्योंकि रिस्टोरेशन जो एज था, जो कि कॉमनवेल्थ के बाद वाक़या हुआ, उसमें तो बिल्कुल भी कॉपी किया गया था क्लासिक्स को, रोमन और ग्रीक को। उसके बाद ऑगस्टन में एज ऑफ पॉप जिसे कहते हैं, उसमें भी यही चीज़ें वाक़या हुई। लेकिन एज ऑफ जॉनसन में भी यही चीज़ें हो रही थी, इसलिए इसको न्यू क्लासिसिज्म में शामिल किया गया है। वही चीज़ें थी, कोई अच्छी पोइट्री नहीं बनी थी, और अगर कोई पोइट थे भी जिस तरह विलियम ब्लेक है, तो वो इसके एंड में गए, जो कि रोमांटिसिज्म के स्टार्ट में थे, और उनकी पोइट्री तब इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी। इस एज को दोस्तों एज ऑफ जॉनसन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एज में सैमुअल जॉनसन ने सबसे ज़्यादा काम किया है, जो कि एक पोइट थे। पोइट्री भी उन्होंने की थी, इवन तो उसके बाद पोइट्स ने या क्रिटिक्स ने उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है उसके पोइट्री के लिए। एसेइस्ट भी थे, मोरलिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, और इसकी क्रिटिसिज्म पूरी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि शेक्सपियर पे उसने की है, या अर्ली वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन पे उसने क्रिटिसिज्म किया है, या फिर द लाइव्स ऑफ पोइट्स जो उन्होंने एक वर्क लिखा है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा उन्होंने एक डिक्शनरी लिखी थी, क्योंकि ये एक लेक्सियोग्राफर थे। डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1755 में उन्होंने पब्लिश की थी, जो कि बहुत फेमस है, बहुत फेमस वर्क है उसका। तो इसलिए इस एज को एज ऑफ जॉनसन का नाम दिया गया है। दोस्तों ये एज भी दूसरे एजेस की तरह ऑगस्टन या फिर रिस्टोरेशन एज की तरह था, इसीलिए इसको न्यू क्लासिज्म में डाला है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है कि ये रोमांटिसिज्म की तरफ बढ़ जाने वाला एक एज था, जिसमें राइटर्स के नज़रियात बदल रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा तो ये न्यू क्लासिज्म में आता है, लेकिन रोमांटिसिज्म की तरफ इसके रूह बढ़ गए थे। और इस एज में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा काम हो रहा था वर्ल्ड वाइड, लोग बहुत मुतासिर हुए थे उससे, तो इसलिए भी इमोशंस और ये चीज़ें आने लगे थे, दूसरों के लिए फीलिंग्स आ गए थे। क्योंकि इस दौर में अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने सर उठाया था, जो कि 1775 में स्टार्ट हुआ था और फिर 83 तक चल रहा था। अमेरिका को आज़ादी मिली ब्रिटिश से। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट था, किंग लीव्स जो था द 14th, उससे जो मसले क्रिएट हुए थे, और ये तो 4-5 महीने तक रहा था ये रिवॉल्यूशन। 1889 में जो स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये एज पॉलिटिकली बहुत ही फेमस है। इसके अलावा राइटर्स ने जो ट्रांजिशन थे वो बढ़ रहे थे स्ट्रक्चर और फॉर्मेलिटी से इमोशनल की तरफ। जो राइटिंग्स वो कर रहे थे तब, तो उसमें चेंजेस आ रही थी, रिदम और राइमिंग स्कीम और इन चीज़ों स्ट्रक्चर को इग्नोर किया जाने लगा था, और रोमांटिसिज्म की तरफ ये चीज़ें बढ़ रही थी। इस एज के फेमस राइटर्स में से सबसे पहला नाम सैमुअल जॉनसन का आता है दोस्तों, इसलिए इस एज को जॉनसन का नाम भी दिया गया है। दोस्तों वो फर्स्ट डेज़ में, पहले दिनों में वो काफ़ी गरीब था, और इसलिए उन्होंने एक औरत से पैसों के लिए शादी भी की थी, जो कि एक विडो थी। उससे तकरीबन 20 साल बड़ी थी, एलिजाबेथ जॉनसन जिसका नाम था। फिर दोनों ने स्कूल कायम किया, जो कि एक फेलियर रहा। दोस्तों इसके फेमस जो वर्क्स है वो डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है, और द लाइव्स ऑफ पोइट्स है, और इसके अलावा जो फेमस वर्क है उसका वो है जर्नी टू द वेस्टर्न आइल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इसके अलावा एडवर्ड गिबन था दोस्तों, जिसकी पैदाइश 1737 में हुई थी और 94 तक वो रहे थे। उन्होंने बहुत ही फेमस वर्क लिखा है प्रोज में, जो कि एक हिस्ट्री है। वो फर्स्ट इंग्लिश हिस्टोरियन या इंग्लैंड के हिस्टोरियन माने जाते हैं, जिन्होंने एक लिटरेरी मैनर में या लिटरेरी तरीके से एक हिस्ट्री लिखी है, और जिसका नाम था द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक, अथॉरिटेटिव और वेल डॉक्यूमेंटेड मानी जाती है हिस्ट्री में। जॉर्ज क्रेब है दोस्तों, जिसकी पैदाइश
1754 میں ہوئی تھی اور 1832 رومانٹسزم کے ختم ہونے تک ہو رہے تھے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مڈ وے میں تھے ایج آف جانسن اور رومانٹکس کے درمیان، کیونکہ رومانٹک ایج بھی پھر 98 میں سٹارٹ ہوتی ہے، 1798 میں۔ یہ اس سے پہلے بھی لکھ چکے تھے اور اس کے بعد بھی، اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فارم میں جو سٹائل سے وہ لکھتے تھے وہ کلاسیکل تھے، اور مینٹلی اس کا نیچر جو تھا وہ رومانٹک تھا۔ اس کے علاوہ دوستو رابرٹ برنز ہے، جس کو ارلی رومانٹکس میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ وہ انگلش لینگویج کے سب سے بڑے گریٹسٹ سانگ رائٹر کہلاتے ہیں، اور اس کو نیچر سے بہت محبت تھی، اس کو ہیومینٹی، ڈگنیٹی اور کوالٹی ان چیزوں پہ بہت بلیف تھا، اور انہوں نے بھی دونوں سٹائل سے لکھائی کی ہے۔ ولیم کوپر ہے، جو کہ بہت سخت زندگی گزار چکے ہیں، اور کرٹکس کہتے ہیں کہ اس کے زندگی کے آخری دنوں میں وہ پاگل بھی ہوئے تھے یا میڈنس سے قریب گئے تھے۔ اس کی سول بہت اچھی سمجھی جاتی ہے، اچھے انسان سمجھے جاتے ہیں، اور اس کی شاعری اور رائٹنگ میں بھی آٹوبیوگرافیکل انٹرسٹ دکھائی دیتا ہے، جو کہ ایک پرسنل لائف یا ہوملی سینز جس میں دکھائی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے پرسنل لائف پہ بہت کچھ لکھا ہے یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں لکھی ہے۔ اس کے علاوہ تومس گرے ہے دوستو، جو کہ 1716 سے 1771 تک رہے تھے۔ انہوں نے ایک ایلیجی لکھی ہے، انگلش لینگویج میں بہت فیمس ایلیجی ہے، ایلیجی ریٹن ان دی کنٹری چرچ یارڈ، جو کہ بہت ایموشنل ہے اور اس کی پرسنل فیلنگز اس میں شامل ہیں۔ تومس پین ہے، 1737 سے 1809 تک وہ رہے تھے، اور اس کے دو پیمفلیٹس بہت زیادہ فیمس ہے، جن میں سے ایک کامن سینس ہے دوستو۔ اگر آپ اسے دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ انفلوئنس وہ ملے گا اس پہ امریکن ریولوشن کا۔ انہوں نے یہ 1775 اور 76 میں پبلش کی تھی، اور یہ اس نے صاف کہا تھا کہ برٹش کو امریکن کو آزاد کرنا چاہیے۔ اس کے آئیڈیاز جو تھے وہ بہت انلائٹمنٹ کی طرف تھے۔ سو آئی ہوپ کہ ایج آف جانسن اچھے سے کور ہو گیا، اور تینوں ایجز ہم نے کور کر دیے نیو کلاسیسزم کے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ہم بات کریں گے رومانٹسزم پہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔